नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 19 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए, इसके लिए आपको याद रखना है आर्टिकल 270। यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है भारत के, वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, प्लस एक रिस्पेक्टिव स्टेट जिसमें भी अपॉइंटमेंट होनी है जज की, उसके गवर्नर के साथ किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले। अगर मान लीजिए उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं करना है, तो उस केस में यहां पर हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करते हैं। अब इस कोलिजियम में आते कौन कौन है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस आपके होते हैं यहाँ पे। लेकिन इस केस में यहाँ पर आपको 2 सीनियर मोस्ट जजेस से ही कंसल्ट करना है। अब किसी को भी हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, या फिर उन्हें 10 साल का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, या 10 साल का एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में किसी भी। ये 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों में से किसी को भी अगर वो फुलफिल करते हैं तो उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है एज अ हाई कोर्ट जज। एक चीज याद रखना, डिस्टिंक्ट जूरिस्ट को यहां पर अपॉइंट नहीं किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। इनका टेन्योर 62 ईयर्स तक रहता है, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा अलग है। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये 65 ईयर्स तक रहता है। ये रिजाइन कर सकते हैं कभी भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देके, और इनके रिमूवल का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज का है। यहां पर प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा बाय 2/3 मेजॉरिटी, यानी स्पेशल मेजॉरिटी आपको यहाँ पे चाहिए होती है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे केनिया की। देखिए, केनिया में कुछ डेड बॉडीज मिली हैं, जिसकी वजह से केनिया वाला एरिया काफी हाईलाइटेड है। तो यहाँ हम इसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ में आपको इथोपिया देखने को मिलता है, फिर क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पर सोमालिया आ जाता है, फिर ये इंडियन ओशन वाला पार्ट आ गया। देन यहाँ पे तंजानिया साउथ में है, लेक विक्टोरिया आती है, एक वाटर बॉडी जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। देन युगांडा एंड सूडान। यहाँ पर आपको एक लेक और पता होना चाहिए, लेक तुर्काना, जो कि इसके नॉर्थ में लोकेटेड है। और एक रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज ताना रिवर, जो यहाँ से फ्लो करती है आपके और इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। तो यहाँ इस केनिया के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे बनाना ही क्यों चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारा नेचुरल गैस का शेयर, जो प्राइमरी जो कंजम्पशन रहती है हमारी एनर्जी बास्केट की, उसमें 6% के आसपास है। अब हम इसे बढ़ाकर 2030 तक 15% तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जैसे सिचुएशन देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण काफी वॉल्टिलिटी रहती है इसके प्राइस में। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई अगर कोई इमरजेंसी आए या कोई सप्लाई डिसरप्शन आ जाए या किसी तरह का प्राइस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे, तो उस केस में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस पड़ा हो। ये उसी तरह से हम कर रहे हैं जैसे कि स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स हमने क्रिएट किए हैं, जिसमें अभी हाल फिलहाल के लिए हमारे पास 9.5 डेज का पेट्रोलियम रिजर्व है। मतलब देश को जितनी जरूरत है उसमें 9-10 दिन का पेट्रोल रिजर्व हमारे पास है, और इसमें हम स्टोर कर रहे हैं 5.33 मिलियन टन आपके ऑयल को। ऐसे ही कुछ हम अब नेचुरल गैस के साथ भी करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सबसे पहले तो फिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ हम इसे स्टोर कर सकते हैं, क्या अबेंडन गैस वेल्स में हमें इसे स्टोर करना चाहिए, या कोई अंडरग्राउंड हमें टनल्स वगैरह या स्टोरेज टैंक वगैरह बनाने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत पहली ऐसी कंट्री है जो ऐसा कर रहा हो। आप यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सभी कंट्रीज पहले से ही ये कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इन 5 यूरोपियन कंट्रीज की, यानी कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया की, ये ऑलमोस्ट 2/3 ऑयल रिजर्व हैंडल करते हैं। मतलब इस तरह का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है यूरोप में, उसका 2/3 इन्हीं 5 कंट्रीज के पास है। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, और अभी जो मॉनसून की अनइवननेस देखने को मिली है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जुलाई का मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खारिफ क्रॉप के लिए। खारिफ क्रॉप वो होती है जो आपके मॉनसून के समय उगाई जाती है और जो सितंबर और अक्टूबर में कट की जाती है, यानी हार्वेस्ट की जाती है। जनरली इसमें कॉमन एग्जांपल आप राइस का ले सकते हैं, पल्सेस का ले सकते हैं, ऑयल सीड्स का ले सकते हैं। अब हाल फिलहाल में जुलाई के मंथ में इसे ग्रो करना चाहिए था, मतलब उगाना चाहिए था, सो करना चाहिए था, बट रेनफॉल के कारण कुछ एरिया में बहुत ज्यादा हुई है और कुछ एरिया में बहुत कम हुई है। इसकी जो सोइंग एरिया है वो थोड़ा कम हो गया। जैसे मेज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 5% का आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, राइस के 6% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, पल्सेस का 13% एरिया आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली अरहर की दाल की बात की जाए तो 32% इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ आपको समझना होगा कि वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट में तो एक्सेसिव रेनफॉल हुई, इसलिए हम उगा नहीं पाए, और कुछ एरिया में डेफिसिट रेनफॉल हुई जैसे बिहार, झारखंड, एंड इवन अगर हम बात करें सदर्न पेनिनसुला या डेक्कन प्लेट्यू या ईस्टर्न रीजन्स जो हमारे हैं, वहां पर भी बिलो नॉर्मल आपकी रेनफॉल रही है, जिसकी वजह से खारिफ की क्रॉप टाइम पे हम उगा नहीं पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे, सो नहीं कर पा रहे, और आने वाले समय में इसकी कमी देखने को मिलेगी। अब जब डिमांड आपकी उतनी ही रहे और सप्लाई हो जाए कम, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलती है? इन्फ्लेशन, और ये सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन रहेगी। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस में जनरल आपको राइज देखने को मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक किलो सेब आपका 100 रुपए का मिल रहा था 2022 में, अब 2023 में इस 1 किलो सेब की कीमत 150 रुपए, सेम क्वालिटी है, सेम ही सब कुछ है, बट स्टिल इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ये 50 रुपए जो है ये इन्फ्लेशन है। यहां आपको इतना ही समझना था। आपको ये पता होना चाहिए इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, डिमांड साइड और एक आपकी सप्लाई साइड। डिमांड में जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है तब डिमांड साइड इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, जैसे 7th पे कमीशन या 8th पे कमीशन लागू होना, या सरकार के द्वारा टैक्स कम कर देना, या रेपो रेट कम कर देना, इससे लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा और इससे डिमांड साइड इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। सप्लाई साइड की बात की जाए तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब भी किसी तरह का सप्लाई चेन में डिसरप्शन आता है, जैसे टोमेटो के केस में देख लीजिए, तो वहां पर आपको एक स्पाइक देखने को मिलता है प्राइसेस में, और इसी को कहा जाता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। देखिए, कल आपसे मैंने बात की थी कि यूक्रेन ने अटैक किया था क्रीमिया के पास, यहां पर आपको स्टेट ऑफ क्रच के पास एक ब्रिज देखने को मिलता है उसके ऊपर। अब इसी को रिटेलिएट करते हुए रशिया ने जो पोर्ट सिटी है जहां से यूक्रेन अपने एक्सपोर्ट्स कर रहा था, वहां पर अटैक किया है अभी रशिया ने। ओडेसा ये एरिया है आपका, पोर्ट सिटी है यूक्रेन की। इसके अलावा इसी के पास एक एरिया पड़ जाता है माइकोलिव, इस एरिया पे अभी हाल फिलहाल में रशिया ने अटैक किया है। इसके अलावा बेलारूस एरिया भी काफी न्यूज में रहा है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में बताया गया, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है। तो इसके आसपास भी सराउंडिंग कंट्रीज देख लेते हैं, प्लस यूक्रेन के भी। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो इसके नॉर्थ में आपका बेलारूस आ जाता है, वेस्ट साइड में आपकी कुछ कंट्रीज आती है जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा। इसके अलावा ईस्ट में इसमें आता है आपका रशिया, और साउथ की तरफ आ जाता है आपका ब्लैक सी। बेलारूस आपकी एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके वेस्ट में आ जाते हैं आपके लतीविया, लुथेनिया, देन यहाँ पर पोलैंड। नीचे की तरफ बात की जाए तो यूक्रेन, एंड ईस्ट की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रशिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कौन कौन सी कंट्रीज आपकी बॉर्डर शेयर करती है बेलारूस के साथ। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में यूएई ने काफी अच्छा खासा निवेश किया है आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो इस वजह से न्यूज में रहा है। आइए एक बार देख लेते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किन किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपके नॉर्थ में आ जाता है, देन साउथ सुडान आ जाता है, फिर यहाँ पर आपका युगांडा है ईस्ट की तरफ, फिर रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया। तंजानिया ऑल्दो यहाँ पर डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में नहीं है। यहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलती है। जल्दी से बताइए इस लेक का क्या नाम है? आपने फ्रिक्वेंटली इसका नाम सुना होगा, बट स्टिल आपको एक बार ही कमेंट बॉक्स में बताना है, अदरवाइज कल की वीडियो में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। देन इसके साउथ में मालावी देखने को मिलता है, जाम्बिया देखने को मिलता है, अंगोला देखने को मिलता है। वेस्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डिप्थीरिया, प्रोटोसिस एंड टेटनस के बारे में। अभी इसका थर्ड डोज लगभग 93% लोगों ने ले लिया है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को इसके टीके लगते हैं। 93% इसकी कवरेज रही है भारत की। तो WHO ने इसमें भारत की काफी सराहना की है। देखिए, अगर बात की जाए जीरो डोज के केसेस ऑलमोस्ट हमने हाफ कर दिए। पहले 4.6 मिलियन बच्चों को टीके नहीं लगे थे, अब इससे घटकर 2.3 मिलियन ही रह गए हैं। अगर पार्शली वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला। पहले 1.3 मिलियन बच्चों को टीके नहीं लगे थे, अब 6.5 लाख बच्चे पार्शली वैक्सीनेटेड हैं हमारे। बाकी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में किसने किस तरह का परफॉर्म किया है, तो बांग्लादेश में 98% कवरेज देखने को मिला है, भूटान में भी 98 एंड मालदीव्स में 99%। अब बात कर रहे थे इन बीमारियों की भी। देखिए, डिप्थीरिया आपका एक क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, मतलब ये बैक्टीरिया के कारण कॉज होने वाली बीमारी है। इसमें कॉमन कोल्ड रहता है, फीवर रहता है बच्चे को, थोड़ी बहुत ठंड लगना, गले में स्वेलिंग होना, ब्लूइश स्किन होना, ये कॉमन सिम्टम है इसमें। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कफ एंड स्नीज से फैलती है, और इसमें ज्यादातर इंपैक्ट आपको थ्रोट या अपर एरिया में देखने को मिलता है 1 से 5 साल के बच्चों में। परतोसिस, जिसे वुपिंग कफ भी कहा जाता है, ये बैक्टीरियम बोर्डिटिला
प्रोटोसिस के कारण होता है। ये भी नॉर्मल आपके कफ एंड स्नीज से किसी भी बच्चे को फैल सकता है। ऑल्दो इसमें बुखार के साथ साथ कई बार ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू डिप्थीरिया। अगर बात की जाए टेटनस की, तो बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण ये होता है, जिसमें जॉ में क्रैम्प आना, जैसे मसल्स में पेन आना, ऐसी चीजें कॉमन रहती है। जनरली जब भी बच्चे को चोट लगती है किसी ऐसी जगह से जहां पर बहुत ज्यादा डर्ट हो, वहां से बच्चा इस बीमारी को कैरी करता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अभी इसके चीफ ने रेजिग्नेशन दे दिया। ये रेजिग्नेशन दिया गया प्रेसिडेंट को। इन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सी। बात की जाए इनके फंक्शन क्या रहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के, तो ये मॉनिटर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उन सभी इश्यूज को जहां पर एससी कास्ट का यानी शेड्यूल्ड कास्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। दूसरी चीज इनको कहा गया है कि भाई आप इंक्वायरी करेंगे उन कंप्लेंट्स में जहां पर एससी या दलित लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। साथ के साथ ही एडवाइस करते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को उन पॉलिसीज में जो शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड हो। ये रिपोर्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट को, और इनकी जो पावर है सेम एज सिविल कोर्ट है। किसी को भी सम्मन कर सकते हैं, किसी को भी एफिडेविट के ऊपर आप एविडेंसेस मांग सकते हैं। अब इसके मेंबर कौन कौन रहते हैं, तो आप याद रखना इसके 5 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन रहेंगे, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर। ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेफगार्ड प्रोवाइड करती है शेड्यूल्ड कास्ट को। अगर बात की जाए ये कौन से आर्टिकल के अंडर कवर है, तो आर्टिकल 338 के अंडर। आपने आज के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है आर्टिकल 338A और B ये किससे डील करते हैं। अब एक चीज याद रखना, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर बाद में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। उस समय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही हुआ करती थी। बाद में हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग कर दिया गया था और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग कर दिया गया था। उसके बाद से ही ये आपकी 2 सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड कमीशंस बन गए। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 15% से श्रिंक किया। और देखिए इसका क्या मतलब होता है, पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को समझिए। जो हम गुड्स वगैरह बाहर बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम व्हीट भेज रहे हैं या राइस भेज रहे हैं, पल्सेस भेज रहे हैं, तो ये सभी मर्चेंडाइज में आ जाते हैं, सर्विसेज नहीं, सिर्फ गुड्स। अभी हाल फिलहाल में हमारा जो एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट 12% से अप्रैल में डिप किया था, मई में 10% से, और जून में 38 या 37 मंथ का सबसे लार्जेस्ट डिप देखने को मिला था, दैट वाज अराउंड 22%। यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो हमारा फॉरेक्स अर्निंग है इंटेंजिबल सेगमेंट में वो काफी ठीक रहा है, मतलब उसमें ग्रोथ देखने को मिली बट इतनी ज्यादा नहीं, 5.2% के आसपास उसमें ग्रोथ रही है। इंटेंजिबल मतलब सर्विस सेक्टर। देन गुड्स में अगर हम बात करें तो हमारी जो इस समय की ट्रेड रही है फर्स्ट क्वार्टर में, दैट इज अराउंड $102 बिलियन के आसपास। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी, ये सभी आपके पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक सेगमेंट पता होगा जिसमें हम बात करते हैं करंट अकाउंट। ये दोनों ही पार्ट हैं आपके करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट फर्दर 2 टाइप में आपका डिवाइडेड है, दैट इज विजिबल पार्ट जिसमें आपके सभी गुड्स आ जाते हैं, और दूसरा आ जाता है आपका इनविजिबल पार्ट जिसमें सर्विसेज आ जाती हैं आपकी। इनविजिबल पार्ट में जैसे सर्विसेज के अलावा आपके ट्रांसफर पेमेंट्स आ जाती हैं, और प्लस इसमें आपकी इनकम आ जाती है अब्रॉड से, मतलब इनकम जो भी नेट इनकम उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब विजिबल पार्ट में अगर हम बात करें, सर्विसेज तो आपको पता है ही क्या, उसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट में आप जैसे रेमिटेंसेज देख सकते हो, इसके साथ साथ गिफ्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे रेमिटेंसेज में आपको कोई ब्रदर बाहर रह रहे हैं, आपको उसने पैसा भेजा तो रेमिटेंसेज में आ जाएगा। गिफ्ट में उसने आपको आईफोन भेजा वो आ जाएगा, प्लस डोनेशन, जैसे बिल गेट्स ने इंडिया में कुछ डोनेशन की तो वो इसमें आ जाती है आपके ट्रांसफर पेमेंट में। देन इनकम सोर्स में क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान के दुबई में बहुत सारे घर हैं, अब इन घरों की जो इनकम आ रही है शाहरुख को, तो वो इसमें आपकी किसमें आ जाएगी, इनकम पार्ट में। या आप एग्जांपल ले सकते हो, टाटा को जगुआर से जो पेमेंट आ रही है, चाहे उसमें डिविडेंड की पेमेंट हो या किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, वो सभी इसमें कैलकुलेट होगा। तो आज के इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी मंच। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।